सेंटर मास चल रहा था, कुछ डाउट आउट है तुम्हारे? है भाई, कोई दिक्कत है, कोई समस्या जिंदगी में? अरे है किसी की कोई समस्या? हम्म, आवाज आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट्स नहीं है? हेडिंग डाल लो, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, देखो आपने आज सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लिया था। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर एंड सो ऑन अपॉन समेशन ऑफ m1 प्लस m2 प्लस ये। इसको क्या करो, इसी को जोशी जी तुम भी करते हो क्या? ठीक है, ठीक है, इसी को डिफरेंशिएट करोगे। आपको पता है वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। जब यहां डिफरेंशिएशन लगाओगे तो कितना बन जाएगा? m1, देखो ये तो कांस्टेंट टाइम में बाहर आ जाएगा, और हर एक को डिफरेंशिएट करते जाओगे तो क्या बन जाएगा? dr1 वेक्टर बाय dt प्लस m dr2 वेक्टर बाय dt सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस, ये कहानी रह जाएगी। तो क्या बन गए? m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, और ये अपॉन m1 प्लस m2, और पूरी कहानी ये बन गया VCM की। ठीक है, ये हो जाएंगी VCM की बातें। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ACM क्या हो जाएगा? dVCM बाय dt। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? अब डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, m1 a1 वेक्टर बनेगा प्लस m2 a2 वेक्टर बनेगा, और ये कहानी चलते जाएगी m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, ये कहानी चलते जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सब लिखते हो। करो एक सेकंड, इसको लिखो, इनको भर लेता हूं मैं जब तक। ठीक है, अच्छा कल के दिन में आपको मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम लिखना है। पहले तो इसी पे क्वेश्चन आता है, 3-4 पार्टिकल की वेलोसिटी दी होगी, कहेगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो, सीधे सीधे फॉर्मूला लग जाएगा। इस पर भी करेंगे क्वेश्चन कल के दिन में। फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए अगर आपको मोमेंटम लिखना है सिस्टम का, आप दो काम कर सकते हो। या तो आप m1 v1 सबका मोमेंटम एडअप कर लो, ठीक है, सो ऑन, या तो आप ये कर लो। अब इसकी वैल्यू यहां से देखोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या ये आया कि नहीं आया? m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन इंटू VCM, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, कैपिटल M इंटू VCM। M क्या है? टोटल मास ऑफ सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये टोटल मास ऑफ सिस्टम बन जाएगा। अच्छा, फोर्स की बात करोगे, एफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर हम सिस्टम की बात करेंगे, ये आपका बनेगा F1 वेक्टर, पहले वाले पे कितना लग रहा है, दूसरे पार्टिकल पे कितना लग रहा है, सो ऑन। अच्छा, पहले पार्टिकल पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो आपका बन जाता है ma1 वेक्टर, न्यूटन का सेकंड लॉ के हिसाब से। वैसे dp बाई dt बनता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं मास फिक्स है।
तो ये आपका M2A2 वेक्टर और सो ऑन। अच्छा, मैं इसको फिर से यहां से देखो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको मैं सीधे लिख सकता हूं MACM। ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर लिखना है M1A1 वेक्टर प्लस M2A2 वेक्टर प्लस M3A3 वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हो, या सीधे सीधे टोटल मास इंटू ACM कर लो। ACM निकालना आप जानते हो। ठीक है। P मोमेंटम, मोमेंटम P क्या है? मोमेंटम। अरे यार कलाकार इंसान, अभी तक F फोर्स होता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट चल रहा होता है जनरली, पी तो मोमेंटम ही चला है, या तो पावर चलता था। लेकिन पावर के ऊपर वेक्टर का साइन तो लगाऊंगा नहीं, पावर तो वो है, क्या बोलते हैं, कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। तो इस पर बातें अभी हम करेंगे, इस पर क्वेश्चंस करेंगे हम। एक तरीके से जो पार्टिकल के लिए बात होती ना, मोमेंटम एमवी होता था। ठीक है। मोमेंटम होता था एमवी पार्टिकल के लिए। वही चीज अगर हम सिस्टम के लिए बात करेंगे, सिस्टम को हमने क्या कर दिया, एक पार्टिकल से रिप्लेस कर लिया, ऐसा पार्टिकल जिसका टोटल मास सिस्टम के मास के बराबर है, उसकी वेलोसिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इस तरीके से। सेम चीज हमने फोर्स पे, वो कहता है, कौन कहता है? वो कहता है न्यूटन का लॉ कहता है कि भैया एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए। तो इंडिविजुअल पार्टिकल पर जो लगाते थे वही अब हम सिस्टम पर लगा रहे हैं। इनफैक्ट ज्यादा जनरलाइज्ड अप्रोच ये है इसकी, डीपी सिस्टम का अपॉन dt। ठीक है। ये ज्यादा सही सेंटेंस वो है। वो तो हम एम वीसीएम करेंगे, एम को बाहर ले लेंगे, डीवी बाई डी टी आपका एम ए बन जाएगा। अब जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, पहले तो सबसे घटिया क्वेश्चंस जो आते हैं, आपको दो चार पार्टिकल दे रखे होंगे, अगर मान लिया इधर को आई कैप है, इधर को जे कैप है, कहेगा ये 2 किलो, ये 1 किलो का मास है। कहेगा ये 1 किलो का है, या 2 किलो मान लो, 2 किलो है, ये ऐसे जा रहा है 10√2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है 45 डिग्री पर। एक कोई बी पार्टिकल है, ये नीचे को जा रहा है, ये आपका 3 किलो है, ये जा रहा है आपका 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे को। एक जा रहा है आपका, लेट से इधर को जा रहा है 20 से एंगल, 20 मीटर पर सेकेंड से एंगल दे रखा है 37 डिग्री। ये दे रखा है आपको, ये 2 किलो मान लो, फिर से 2 किलो क्या मानते हो इसको, 1 किलो मान लो। तो आपसे पूछेगा फाइंड, फाइंड वीसीएम, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कर लोगे इसको? फटाफट करो इसको, चलो लिखना चालू करो। प्रॉब्लम सिंपल है, वेक्टर की प्रॉब्लम है, वेलोसिटी, पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा, मानो सबको मासेस दे रखे हैं, वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखो, फॉर्मूला अप्लाई करो, कहानी खत्म। आंसर आपका आई कैप जे कैप में आएगा। सर वो ए का मतलब क्या है? किसका? सर वो फोर्स और नीचे ई लिखा है ना आपने? ई एक्स टी, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ई एक्स टी, एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम।
अरे हुआ क्या? बता दूं? चलो बता रहा हूं इसको। ये वाला मिटा दो, लेफ्ट वाला। यस सर। हाँ सर। ठीक है, देखो क्या होगा। लेट से पहला पार्टिकल है, इसको 1 मान लेते हैं, 1 मान लें इसको, इसको m2 मान लेते हैं, इसको m3 मान लेते हैं, आपकी मर्जी किसी को भी मान लो। तो क्या मेरी वेलोसिटी v1 वेक्टर को मैं 10√2 cos 45 i कैप प्लस 10√2 sin 45 j कैप ऐसे लिख सकते हैं? इसको पुट करोगे 10 i कैप प्लस 10 j कैप हो जाएगा। वेलोसिटी 2 वाले की, 2 वाले की वेलोसिटी है 5, सॉरी हाँ 5 माइनस जे कैप। 3 वाले की वेलोसिटी कितनी है? 3 वाले की वेलोसिटी है 20 का cos 37 माइनस आई कैप प्लस 20 का sin 37 जे कैप। 37 कितना होता है? cos 37 होता है 4/5, 16 आ जाएगा, माइनस 16 आई कैप 3/5 तो 12 हो जाएगा, 5 चक्को चाहती हैं 12। हाँ, अब वीसीएम निकालना है। m1 v1 वेक्टर प्लस m2 m1 v1 वेक्टर, ठीक है, प्लस m2 कितना है भाई? 3 इंटू माइनस 5 जे कैप प्लस अगला वाला कितना है? m3 है 1 किलो, 1 किलो के साथ माइनस 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप डिवाइडेड बाय सम ऑफ मास। सम ऑफ मास कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 1। हाँ भाई, आई कैप वाले एक साथ देखो तो 4 आई कैप ऊपर आ रहा है, जे कैप वाले एक साथ देखोगे तो 20 माइनस 3 17, 17 आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, डिवाइड बाय 6 तो क्या हो गए? 4/6 आई कैप प्लस 17/6 जे कैप ऐसे करके। स्पीड ऑफ सेंटर मास लिखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड, स्पीड पूछेगा तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेना, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसी को मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दूंगा तो ये एक्सेलेरेशन का प्रॉब्लम बन गई है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे चीजें, है ना? यस सर। या आ जाती है, मतलब चौथे पांचवे पेपर में, पांचवे छठे पेपर में सेंटर मास का ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 6 पेपर अगर हो रहे हैं तो एक में मिल जा रहा है ऐसा टाइप का क्वेश्चन सेंटर मास का। चलो आगे बढ़े, अब हाँ इस पर काम करना है। या भावनाएं समझ में आई इसकी? न्यूटन क्या कह के चले गए सिस्टम के लिए कैसे डील करना है, ठीक है, सिस्टम के लिए कैसे डील करना है ये है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें।
अब क्वेश्चन से सीखेंगे इसमें, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं। देखो ये तो हो गई इस प्रॉब्लम का समाधान। आगे क्या कर रखा है किसने? ठीक है, अरे आराम से आराम से आराम से। हाँ सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन पर, ठीक है। एक आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या होता है? देखो मैकेनिक्स की थ्योरी बहुत कम होती है। मोमेंटम कंजर्व कब होगा आप ये जानते हो? एक्सटर्नल फोर्स, न्यूटन क्या बोल के गया? न्यूटन कह के गया कि भाई ये होने वाला है? अब ये एक पार्टिकल के लिए बोल के गया, अब दसों पार्टिकल होंगे तो ये कहानी किसके लिए वैलिड हो जाएगी? ये हर एक पार्टिकल के लिए भी वैलिड है, या उसके पूरे सिस्टम के लिए देख सकते हैं तो सिस्टम के लिए भी वैलिड है। ठीक है, सिस्टम के लिए भी वैलिड है ये चीजें। क्यों? क्योंकि सिस्टम को आपने इवेंचुअली एक सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया, वो इतनी बड़ी बॉडी को लगातार, जो बॉडी ऐसे स्पेयर मान लो, या फिर आप 10 एक पार्टिकल को अलग से देख लो, तो 10 एक पार्टिकल को आप एक पार्टिकल से रिप्लेस कर सकते हो जिसका मास उन सबके मिला के होगा और उसकी कोई लोकेशन होगी, कहीं पर है वो। ठीक है, तो वो हो जाता है आपका। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वैसे तो काय जैसे बोलना चाहिए लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, आगे जाके एंगुलर मोमेंटम भी आता है। तो अभी हम बात करेंगे सिस्टम पर। अगर ये तो है ही हमारा सिस्टम पर, तो अगर ये जीरो हो जाता है, एफ एक्सटर्नल सिस्टम पर जीरो हो जा रहा है, तो पी सिस्टम का जो होगा, क्या कर दिया मैंने, इफ एफ एक्सटर्नल ये आपका जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब है पी जो होगा सिस्टम का वो कांस्टेंट हो जाएगा। बस इतनी सी लाइन है, और ये मैथमेटिकली सही है कि नहीं है? किसी का डिफरेंशिएशन अगर जीरो हो रहा है तो जो अंदर का फंक्शन है वो कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? तो इसी की लैंग्वेज अगर लिखना चाहते हो तो लैंग्वेज लिख सकते हो, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो, then the system then the linear momentum of the system remains conserved, remains constant। ठीक है, लिख लोगे लाइन इसकी? यहाँ पर लाइन लिखनी होगी तो लिख लेना, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है? लिख लो, लिखो। हाँ सर। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग से लिख लेना आप, रिकॉर्डिंग में तो बोल ही दिया दो चार बार ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है मेरे ख्याल से, लैंग्वेज बना ही लोगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? इसमें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, ऐसे देखो, पहला क्वेश्चन आपका ये बुलेट है। हुँ? ये बुलेट है, ये डब्बा है, ये रेस्ट पे था। ये बुलेट m मास की है, ये v वेलोसिटी की है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये स्मूथ है, बॉटम का स्मूथ है। क्वेश्चन दे रखा होगा द बुलेट strikes the block
block, ठीक है, and gets embedded in it, gets embedded in it. Find the resulting velocity of block. अब ऐसा क्वेश्चन है, अच्छा इसका क्या मतलब होता है, फोर्स जीरो हो रहा है, मोमेंटम। अब वेक्टर क्वांटिटी हमेशा आई कैप, जे कैप, के कैप में चलेगी। कभी हो सकता है आई कैप में चले, कभी आई जे में चले, कभी जे के में चले, कभी आई जे के, तीनों में चल जाए। इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट, ये आपने लाइन पढ़ी है, इसका आप यहां से कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हो, अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो है तो आप एक्स डायरेक्शन में लगा सकते हो, भले ही वाई में नहीं हो। वाई में भले ही फोर्स हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक्स में जीरो है तो एक्स में लगा सकते हो आप। वाई और जेड से कोई मतलब नहीं है एक्स की डायरेक्शन को। सिमिलरली वाई में अगर जीरो होता है तो वाई में मोमेंटम कंजर्वेशन लग जाएगा, एक्स और जेड में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है, ये हो जाती बातें। अच्छा अब जैसे कि ये प्रॉब्लम है, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, साथ साथ में लिखते भी रहो यार, ठीक है, स्लो स्लो चलाऊंगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन या आफ्टर ये आपका जब बुलेट इसके अंदर चले जाएगी, एम्बेडेड हो गई है, ये पूरा का पूरा सिस्टम वी से जा रहा होगा। ये सिचुएशन आपकी फाइनल है। अच्छा एक बात बताओ, फॉर सिस्टम एफ एक्सटर्नल एक्स डायरेक्शन में, एफ एक्सटर्नल फॉर सिस्टम एफ एक्सटर्नल इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो। एक्स डायरेक्शन में उसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, भैया स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन एक्शन होता तो सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स बनता। अच्छा इसके लिए क्या होगा, अगर इंडिविजुअल को देखोगे तो जब ये ब्लॉक से टकराएगा इस पर पीछे को फोर्स लगेगा, ये जब ब्लॉक से टकराएगा ब्लॉक पे आगे को लगेगा, लेकिन वो सिस्टम के लिए तो इंटरनल बन गया, ठीक है, वो सिस्टम के लिए तो इंटरनल बन गया। बाकी क्या बचा सिस्टम पर, और क्या फोर्स बचा, नॉर्मल चल रहा होगा, एमजी चल रहे होंगे, वो तो वाई डायरेक्शन में, ऑल्दो वो भी बैलेंस्ड है, ऑल्दो उस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो है, इस डायरेक्शन में तो फोर्स है ही नहीं, नेट छोड़ो है ही नहीं, इसमें है नॉर्मल और एमजी वो बैलेंस रहेंगे। अब ऐसे टकराओगे टॉपल ऑपल थोड़ी ना करेगा, मान लो बिल्कुल बीचों बीच से वो कर रहे हो सकता है अगर ऊपर टकराओ शायद वो पलट जाए, चीजें बदलेंगी, लेकिन वाई से हमें वैसे भी मतलब नहीं है, हमें फिलहाल एक्स से मतलब है, हम वाई में भी लगा सकते थे, ठीक है, तो वाई में तो कुछ होना ही नहीं है, पहले जीरो थी बाद में भी जीरो रहेगी तो उछलेगा नहीं डब्बा, हमें मेन मतलब है एक्स में जाने वाला है, सीधा साधा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, इस पर टकराएगा ये आगे जाएगा पूरा सिस्टम एक साथ। एक्स डायरेक्शन में जो लग सकता था एक्सटर्नल फोर्स वो था फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन है नहीं, ठीक है, तो ये जीरो है, मतलब इसका मतलब है पी इनिशियल सिस्टम का, आई का मतलब इनिशियल आप लिख लेना भाई सर्विस, एफ का मतलब फाइनल सिस्टम का, बराबर हो जाएगा, पहले कितना था एम यू, एक डायरेक्शन हमेशा मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, एक्स में लगा रहे हो एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेना, कभी भी वेक्टर के साथ डील कर रहे होते हो तो एम यू प्लस जीरो, एम यू प्लस जीरो, एम यू आया जीरो पर था, बाद में दोनों सिस्टम दोनों एक साथ चल रहे हैं तो ये v कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पी सिस्टम का कांस्टेंट रह गया, क्या यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या, पी सिस्टम का क्या होता है एमवीसीएम होता है कि नहीं होता, तो हम ये भी तो कंक्लूड कर सकते हैं भैया वीसीएम भी फिक्स हो जाएगा, अगर सिस्टम से मास हट नहीं रहा है, सिस्टम के मास फिक्स है, सिस्टम में आप ये दो ले रहे हो, ऐसा नहीं है यहाँ से कुछ टुकड़ा उठ के एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, मास लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे जाके इस चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट में आप रॉकेट को सिस्टम में लेते हो, वो जो गैसेस निकल रही होती हैं, फ्यूल बर्न होता है, गैसेस निकल रही होती हैं, उससे क्या होता है, उसको गैस को आप सिस्टम में नहीं लेते हो, खाली रॉकेट को लेते हो, तो फ्यूल बर्न होकर गैस में निकल रही होती है, गैस से क्या उसके कारण क्या हो रहा है, मास लॉस होता है, वो वेरिएबल मास की प्रॉब्लम है।
यहाँ पर जनरली जो अपनी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम होती है, मास कांस्टेंट रहता है उसमें, तो ये आपका आप सीधे सीधे बोल सकते हो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब हो गया वीसीएम फिक्स हो गया उसका। ठीक है, ये सब कहानी हो गई। चलो फिलहाल तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद बोलेगा कितनी एनर्जी लॉस्ट हो गई है। एनर्जी लॉस्ट इन प्रोसेस, एनर्जी लॉस्ट इन प्रोसेस, कौन सी एनर्जी लॉस्ट इन प्रोसेस? काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा होगा। कितना हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, पहले इतना लेके आया था, बाद में हाफ, पूरा सिस्टम का मास हो गया इतना, जा कितने से रहा है, वी स्क्वायर से, सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, पहली प्रॉब्लम समझ में आई? यस सर। ठीक है, लिखो इसको, लिख लो इसको, लिख लो। राइट वाला पोर्शन मिटा दो। नहीं सर। लिखो फिर, फटाफट लिखो, थोड़ा गति से चलो भाई। चलो मिटा रहा हूँ राइट वाला। अरे दिखाई तो सही दे रहा होगा, ब्लड तो नहीं आ हाँ रहा? सर। हाँ सर। ठीक है चलो। देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्लोथ का पीस कहाँ गया? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये आ रहा है आपका, मास ही ले ले क्या इसको? ठीक है, ये 1 किलो का मास है। ठीक है, यहाँ पर स्प्रिंग अटैच है, ये भी 1 किलो है, दोनों 1-1 किलो के हैं। के की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू दे रखी है 50 न्यूटन पर मीटर, और ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से।
ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और आपको बताना है ये पूरा सरफेस स्मूथ है। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, इन स्प्रिंग। ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो कितनी कंप्रेस हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, ये बताना है आपको। बाकी मेरे ख्याल से डायग्राम अंडरस्टूड है ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है, आपका ही सॉल्व एग्जांपल है वैसे तो खैर, ठीक है। अच्छा होगा क्या, स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, इसका मोशन समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो इसको इसको वो करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करो कैसे कैसे होगा। देखो ये जब आता है, ये जब डब्बा आएगा, जैसे ही इसको टच करेगा, अभी नहीं हिलेगा ये, टच करके क्या होगा, हल्का सा आगे बढ़ेगा तो इसमें कंप्रेशन आना चालू होगा। कंप्रेशन आएगा, जैसे ही कंप्रेशन आना चालू हुआ, इस पर पीछे को फोर्स लगेगा, इस पर आगे को लगना चालू हो जाएगा। हल्का से भी कंप्रेशन में चल देगा, क्यों, क्योंकि रोकने वाला फ्रिक्शन रिक्शन कुछ है नहीं। हल्का सा कंप्रेशन आएगा, चल देगा वो, ठीक है, तो वो चल देगा। अब इसकी स्पीड होगी स्लो, इसकी स्पीड बढ़ना चालू होगी, कब तक, ये 0 से चालू करेगा 2 मीटर पर सेकंड पे, जब जस्ट टच वाली सिचुएशन है, ये तेजी से आ रहा था, ये 0 से चालू कर ले, तो क्या होगा, कंप्रेस करते जाएगा, इस पर पीछे को फोर्स लग रहा है, इस पर आगे को लग रहा है, तो इसकी स्पीड बढ़ना चालू होगी, इसकी स्लो डाउन होना चालू होगा। मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा, जब, मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा, जब, अरे बोल दो कोई, जब, अरे मैक्सिमम, जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। ये समझ में आता है, फील होता है चीज कि भैया हल्का सा भी टच हो गया इसके, उसके बाद आगे को जब ये बढ़ना चालू करेगा, इसको कंप्रेस करना है, इस पर फोर्स पीछे लग रहा है, इस पर आगे लग रहा है, इसकी स्पीड बढ़नी चालू होगी, फोर्स के कारण एक्सेलरेट करेगा, इसके पीछे को कम होनी चालू होगी, इस पर फोर्स पीछे को लग रहा है तो कम होनी चालू होगी। तो शुरू में आएगा आएगा ऐसे करके, अब यहाँ से देखो ये था, या ये स्टार्ट कर रहा है ये, अब यहाँ पर सेम हो गई है, इसके बाद क्या होगा, ये स्लो चलेगा, ये ज्यादा तेज चलेगा। तो फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन, फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन पहले ये समझना बहुत जरूरी है। के For- मत अरे के क्या होता है यार, फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन के स्प्रिंग कांस्टेंट, फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन both should have same velocity, both should have same velocity, वही तो होगा। अगर मैं आगे वाले डब्बे के हिसाब से देखता हूं तो आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, मेरे स्पेक में कब रुक जाएगा, मेरे स्पेक में रुक रहा है, मतलब हम दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ठीक है ना, यही तो होगा मैक्सिमम कंप्रेशन की कहानी। तो देखो इसमें, ठीक है, तो इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली सिचुएशन ही आ जाएगी फाइनली। अच्छा ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, खाली टच हो रहा है, तो इसकी भी v हो गई है, इसकी भी v हो गई है, कंप्रेशन x मान लिया है आपने। अच्छा सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट लगेगा मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन कैन बी अप्लाइड, कंजर्वेशन कैन बी अप्लाइड, बताओ क्यों लगा सकते हो, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम, इंडिविजुअल डब्बे पर नहीं लगा पाओगे। इंडिविजुअल डब्बे पर क्यों नहीं लगा पाओगे, इंडिविजुअल के लिए जो स्प्रिंग के फोर्सेस हैं, इस पर आगे को लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है, इस पर पीछे को लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन सिस्टम के लिए वो इंटरनल बन जाएगा, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों लगा सकते हैं, सिंस एफ एक्सटर्नल सिस्टम पर 0 आ रहा है, फ्रिक्शन तो है नहीं, ठीक हो गया। यानी पी इनिशियल, यानी अब डायरेक्ट लिख दूं क्या, 1 into 2 प्लस 1 into 0, जो पहले था पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल कर रहा हूं, आगे की डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली मैंने, बाद में 1 प्लस 1 दोनों साथ चलेंगे, दोनों की कॉमन वेलोसिटी वाला टर्म ले रहा हूं मैं, तो यानी यहां से v निकल के आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आया, 0
तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल सिस्टम के लिए। वो चीज कर ली मैंने, आगे की डायरेक्शन पॉजिटिव मान रखी है। अच्छा, सेकंड, एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी अप्लाइड। एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी अप्लाइड। क्यों अप्लाइड? ui प्लस के आई इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। फ्रिक्शन वगैरह तो काम ही नहीं है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं यहाँ पर, फ्रिक्शन इज एब्सेंट। तो होगा क्या, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे कम तो हो रही है, वो कहाँ कहाँ जा रही है? इसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो इवेंचुअली क्या हो गया, कुछ इसमें बची, कुछ इसमें गई, कुछ पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई है। अरे इतना समझ में आया क्या? ये वाली कहानी समझ में आई? हाँ सर। ठीक है, तो लगा लो भाई इसको फिर, और क्या बचा है इसमें, लगा लो इसको। सॉल्व करो, लिखते जाओ लिखते जाओ। ui शुरू में कितना था, ui 0 था, हाफ इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी। शुरू का जो शुरू में एनर्जी है वो इतनी है, शुरू में जो एनर्जी है वो इतनी है, फाइनली कितनी हो जाएगी, यू फाइनल हाफ के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू आपको दे रखी 50 इंटू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल प्लस हाफ एम। दोनों साथ चल रहे हैं, चाहे तो आप 1 इंटू 1 का स्क्वायर लिखो प्लस हाफ 1 इंटू 1 का स्क्वायर लिख लो, या फिर सीधे सीधे मास को एडअप ही कर लेते, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर कर लेते, जैसी आपकी मर्जी है। हाफ को सारे हटा दो तो 4 की वैल्यू 50x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, यानी 50x स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई है, यानी x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 1/25, यानी x की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 1/5। अपने को तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। कितना हो गया, 0.100 में करोगे 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बोलोगे तो 20 सेंटीमीटर, ये आपका मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया, मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अरे कोई दिक्कत इसमें? सर एक बार रिपीट कर दो। क्या रिपीट करूं, वही तो पूछ रहा हूँ। सर एनर्जी कंजर्वेशन वाला पॉइंट, सेकंड वाला। क्या रिपीट करना है उसमें? क्यों लगा सकते हो भाई एनर्जी कंजर्वेशन, इसी की काइनेटिक एनर्जी तो कन्वर्ट होगी जहां भी जाएगी, फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, तो वही बाद में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कहीं लॉस्ट ही नहीं हो रही ना सिस्टम के लिए। देखो सिस्टम के लिए कोई क्या है उसमें, फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं, इसी की एनर्जी होगी जो बाकी सब जगह बाद में सिस्टम को मिलेगी। तो शुरू में सिस्टम की एनर्जी कितनी थी, खाली इसकी काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों ये कंप्रेस होगा नहीं, ऐसे थोड़ा ना कंप्रेस रहेगा, जब तक खुला है इसकी काइनेटिक एनर्जी है नहीं, तो ये हो गया। बाद में क्या हो जाएगा, जब कंप्रेस होकर ये वाली फाइनल स्टेट आएगी तो हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, उसी को सॉल्व कर रखा है।
लिख लिया क्या? चलो आपके लिए एक क्वेश्चन लिखता हूं। चलो भाई ये करो। इंसान का मास m है, कार्ड का मास कैपिटल M। कार्ड क्या बोलोगे इसको? स्केट जो आपका होता है, स्केट तो नहीं है, स्केट में इतने में कहाँ रहेगा। हाँ उसके लिए भी ये प्रॉब्लम वैलिड है। हो गया ये वाला, इधर का मिटा दूं? हो गया होगा मेरे ख्याल से भी। चलो देखो इसको लिखना, इसको देखो, काट है इसमें कुछ पर रखा हुआ है, थोड़ा तेज तेज लिखना है यार, है ना। क्या है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा तेज चलाते हैं इसको, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देंगे। तो देखो होता क्या है, फिर से शुरू में सिस्टम रेस्ट पे था, आफ्टर जंप सिनेरियो क्या हो जाएगा इतना आपको पता है, थोड़ा तो आइडिया होगा कि भाई कार्ड पीछे को आएगी वी से, इंसान ने जंप मार रखी है यू से, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान देना, उसने एक चीज बोल रखी यू रिलेटिव टू द कार्ड है, ये लाइन बहुत जरूरी है। यू जो है स्पीड जो है वो रिलेटिव टू कार्ड है, कार्ड के रिस्पेक्ट में, कार्ड के रिस्पेक्ट में इतने से जंप मार रहा है, कार्ड की कौन सी सिचुएशन, क्या पहले वाली या बाद वाली सिचुएशन के हिसाब से। देखो पहली वाली सिचुएशन के हिसाब से तो जमीन के रिस्पेक्ट में भी वही बात हो जाएगी, क्योंकि कार्ड रुका हुआ था, ठीक है ना, कार्ड रुका हुआ था, तो आप यू से जंप मार रहे हो तो ठीक है, यू से जंप है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी। लेकिन अगर वो इस सिचुएशन को लेता है, अगर इस सिचुएशन को लेता है जैसे उसने जंप मारी, देखो क्या होगा, जैसे इसको यू मिला वैसे उसको वी मिलेगा। क्यों?
क्योंकि भैया इनिशियली तो रेस्ट पर है, तो सिस्टम तो अपनी जगह से, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 है तो बाद में भी 0 ही रहना चाहिए, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से बताने वाली जरूरत, अब अभी भी बताना पड़ेगा क्या, एफ एक्सटर्नल 0 है, तो यानी पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल लगा हो गया आप किसमें, सिस्टम पर, इसलिए आपको स्मूथ दे रखा है। तो जैसे ही वो जंप मारेगा वैसे ही इसको वी मिल जाएगा, ऐसा थोड़ा ना है पहले वो जंप मारेगा उसके बाद मिलेगा उसको, तुरंत ही मिलेगा एक साथ। तो ये जो वी यू दिया होता है ये रिलेटिव टू कार्ट की कौन सी, ये वाली सिचुएशन, जैसे ही उसने जंप मारा वैसे ही इसकी वेलोसिटी वी मिल गई। तो कार्ट के रिस्पेक्ट में यू है, तो ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा, वो यू भी लेके जाएगा और वो वी भी लेके जाएगा, समझो। बस के रिस्पेक्ट में आप 5 किलोमीटर पर जो भी है 5 मीटर पर सेकंड से आपने जंप मारी, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में तो आप बस की वेलोसिटी भी लेके जाओगे और वो जो है वो भी लेके जाओगे। बस के रिस्पेक्ट में आप अंदर चल रहे हो 5 किलोमीटर पर सेकंड से, 5 किलोमीटर पर आवर से, और बस जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर से, तो ग्राउंड फ्रेम में दोनों लेके जाओगे आप। मेरे ख्याल से अंडरस्टूड होंगी बातें, ठीक है। तो दैट इज, इंसान की अगर मैं बात करूं तो u माइनस वी वो आगे को जा रहा है, ये वाला पीछे को, ये होगा इसकी नेट वेलोसिटी, इंसान की नेट वेलोसिटी ये आ जाएगी। अब एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, मैंने इधर को पॉजिटिव मान लेता हूं, तो इनिशियली कितना था, इनिशियली तो 0 था, फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा m u माइनस वी प्लस कैपिटल M माइनस वी। दोनों को इक्वेट करोगे, दोनों को इक्वेट करोगे, p इनिशियल यानी 0 इज इक्वल टू m u माइनस m प्लस कैपिटल M इंटू वी बन जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, m अपॉन m प्लस कैपिटल M इंटू यू, ये सिचुएशन बन के आ जाएगी आपकी। तो ये हो जाएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी, और वो लेफ्ट को ही आएगा, ये आपको पता है। आप चाहते आगे को मान लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, आगे को मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाता, तो पता चल जाता आपको। अरे समझ में आ गई प्रॉब्लम। चलो इसमें लेवल बढ़ाते, इसी की अगली कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम सेम है, इस बार इंसान 2 रख लेते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गई बातें तो इस बार इंसान 2 रख लेता हूं, शुरू में रेस्ट पर था, लो ये भी m मास का, ये भी m मास का है। ऐसा होना पॉसिबल बहुत ही रेयर होता है कि दोनों इंसान बराबर मास के हों, लेकिन मान लिया कि ये इसका नाम A है, इसका नाम B है, ठीक है। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी ना, फिर तो ये वाला ये नहीं आता, ये V नहीं मिलता, ये U ऑलरेडी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप मोमेंटम कंजर्वेशन में लगा रहे हो, मोमेंटम जो लिखोगे ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो आपको वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए थी। तो अगर वो पहले से बोलता जंप्स विद वेलोसिटी u, सिंपल u बोल देता, तो हमें v की कोई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये गायब हो जाता। तो सीधे सीधे m u, ये वाला टर्म हट जाता v वाला, प्लस m माइनस वी, ठीक है। तब ये हो जाती है आपकी सिनेरियो। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट इसमें 2 सिनेरियो हो रहे हैं। फर्स्ट, अच्छा इनिशियली रेस्ट पर है, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर है, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर है। सिस्टम कौन कौन है भाई, A प्लस बी प्लस कार्ट, ये रेस्ट पर है, ठीक है।
first A jumps towards right with U relative to cart, then B jumps towards लेफ्ट, बाकी सारी लाइन वही है, ठीक है, विद यू रिलेटिव टू कार्ट फाइंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, वो लाइन पूरी लिख लेना, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट कहां को जाएगा। अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो रुक जाएगा, वो गलत है। ये भी यू से जंप मार रहा है, ये भी यू से जंप मार रहा है रिलेटिव टू कार्ट, तो ये तो रुका रहना चाहिए, सबको सिमेट्री मिल रही है, ऐसा नहीं होगा। ऐसी होती सिचुएशन अगर दोनों साथ जंप मार लेते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, पहली सिचुएशन के लिए सॉल्व करो, फिर दूसरी सिचुएशन के लिए सॉल्व करो, आपको पता चलेगा। आप पर है एग्जैक्टली 5 मिनट इसको करने के लिए, फटाफट करो इसको। कितना हो रहा है समय? 5:16 हो रहा है, 5:21 तक।
अरे हो पाएगा? Sir, 2mu by m, capital M. नहीं यार, थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन आ रहा होगा, इतना हल्का वाला एक्सप्रेशन थोड़ा ना आएगा। एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा आएगा भाई इसका। चलो अब मेरी बारी है करने की। किसका और क्या आया है? अरे वी क्या है, एक ही चीज तो दे रखी है, वी के टर्म्स में थोड़ा ना करोगे। देखो बिफोर जंप तो ये है, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट जंप, आफ्टर फर्स्ट जंप क्या होगा, ये वाला गया इधर को, ये वाला जो काट और ये था इंसान, ये मान लो इधर को क्या v1 से, ये वाला इधर को क्या v1 से, ये वाला कितना हो जाएगा ग्राउंड के फ्रेम में u माइनस v1 से जाएगा, है u से तो जंप मारा है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट है, वो सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू कार्ट आ रही हैं, तो इतना बन जाएगा। एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, इधर को मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, तो जरा ध्यान देना, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल करोगे तो शुरू में तो 0 था, फाइनली कितना हो जाएगा m u माइनस v1 प्लस m प्लस कैपिटल M माइनस v1। बताओ इतना समझ में आया? इतना क्लियर हुआ कुछ? यहां से क्या करो, यहां से पहले आप v1 निकाल लो, यहां से v1 निकालोगे फिर उसके बाद जंप और लगवानी है। तो ये हो गया, यहां से v1 कितना आ गया, v1 आ गया है आपका कितना हो जाएगा m अपॉन m प्लस 2m, इतना टाइम्स ऑफ u के, ये तो v1 निकल के आ गया। अच्छा ये पहली जंप के बाद की बातें हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, फॉर सेकेंड जंप, फॉर सेकेंड जंप फॉर सेकेंड जंप इनिशियल सिचुएशन क्या थी, इनिशियल सिचुएशन है, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल सिचुएशन आप बोल सकते हो, इनिशियल सिचुएशन। अच्छा क्या थी इनिशियल सिचुएशन, ये था कि ये और ये थे, ये पूरा सिस्टम इधर को जा रहा था, इधर को चल रहा था v1 से। अब फाइनल सिचुएशन क्या हो गई, फाइनल सिचुएशन, ठीक है, ये इंसान ने जंप मारी होगी इधर को, तो u, अभी जरा ध्यान देना, ये कार्ट का बताओ, कार्ट फाइनली कहां को मूव करेगा, आगे को करवाना चाह रहा हूं पीछे को करवाना चाह रहा हूं, जैसी आपकी मर्जी है। चलो मैं इधर को करवा देता हूं v2 से, तो ये u भी लेके जाएगा और इधर को v2 भी लेके जाएगा, ये हो जाएगी आपकी फाइनल सिचुएशन, ठीक है, ये आपकी फाइनल सिचुएशन हो जाएगी। तो अब इसको कैसे डील करोगे,
अब इस सिचुएशन में मोमेंटम कंजर्वेशन फिर से लग जाएगा, क्योंकि सिस्टम पर एक्शनल फोर्स है नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन रिएक्शन सब जीरो था। कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, क्योंकि लेफ्ट और राइट को इक्वेट कर रहे हो ना, तो अब इसको पुराने वाले से कोई मतलब नहीं है, पुराना कहाँ को पॉजिटिव मान रखा है। जब LHS इज इक्वल टू RHS करते हो तो LHS के लिए जो कंडीशन है वो RHS के लिए होनी चाहिए, बस इतनी सी चीज होती है मायने पर, यही चीज काम की होती है। ओके, ठीक है। आप चाहो तो राइट को ही पॉजिटिव ले सकते हो। अगर मैं राइट को पॉजिटिव लेता हूं तो पहले मेरा मोमेंटम हो जाएगा m प्लस कैपिटल M माइनस V1। बाद में कितना हो जाएगा, बाद में हो जाएगा मेरा मोमेंटम हो जाएगा कैपिटल M V2, ठीक है। और इसके लिए हो जाएगा, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो माइनस M U माइनस V2। U माइनस V2 से इधर को जा रहा होगा तो इतना लिख सकते हो। अब यहां से बस V2 के लिए सॉल्व करना है आपको। कितना आ जाएगा V2? V2 आ जाएगा M प्लस कैपिटल M माइनस V1 प्लस MU अपॉन M प्लस कैपिटल M। ये बन जाएगी आपकी सिचुएशन। V1 को सब्स्टिट्यूट कर लो। V1 को जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो M प्लस कैपिटल M, V1 जब सब्स्टिट्यूशन पे आएगा तो M अपॉन M प्लस 2M टाइम्स ऑफ U बनेगा, प्लस MU बन जाएगा अपॉन M प्लस M बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो क्या है कि कुछ गड़बड़ कर दी मैंने माइनस साइन के साथ, ये माइनस का साइन और मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, है ना। माइनस का V1 है तो माइनस U कर लो, इसको ऐसे कर लो। बाकी तो क्या एलसीएम वगैरह लेना है आपको, तो ये बनेगा आपका माइनस M स्क्वायर माइनस M इंटू ये प्लस M इंटू M प्लस 2M स्क्वायर, ब्रैकेट में U आया, नीचे आएगा आपका M प्लस कैपिटल M और कैपिटल M प्लस 2M। तो ऊपर ये वाला टर्म तो गया, ऊपर आया M स्क्वायर U अपॉन M प्लस कैपिटल M प्लस 2M, ये आ जाएगा आपका। अब देखो ये V2 निकल के आ गया है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर कोई आ रहा होगा, ठीक है। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाती, अगर ये क्वांटिटी आपकी नेगेटिव निकल के आ जाती तो ये इधर को आ रहा होता। अरे आ गई बात समझ में, या गया बाउंसर? पहली जंप के लिए ये कहानी हो गई, फिर दूसरी जंप के लिए यहां से कहानी आ गई आपकी। चलो कर लो इसको कर लो, क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। आराम से तसल्ली से समझो इसको।
हो गया क्या? हाँ भाई लिख लिया। सर एक मिनट। डन हो गया सर। क्या? बाकी का भी हो गया। हाँ भाई कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है मिटा रहा हूं मैं इसको। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपके लिए थोड़ी सी सिंपल प्रॉब्लम रखते हैं। ये थोड़ी हटके है, प्रॉब्लम थोड़ी हटके है। यही सब चीजें हैं। आपको दे रखा है प्लैंक है, प्लैंक है, इसका मास है 50 किलो, 50 किलो मास है, और लेंथ है आपकी लेट से 10 मीटर। ठीक है लेंथ है 10 मीटर। एक इंसान है यहाँ पर, इसका मास है 80 किलो, और ये जहां पर रखा हुआ है ये पूरा स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है। आप क्वेश्चन क्या दे रखा है? इनिशियली, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली प्लैंक प्लस मैन एट रेस्ट है। नाउ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग so as to reach, so as to reach the midpoint, midpoint of plank, midpoint of plank. Find the distance moved by, find the distance moved by, find the distance moved by plank, by the plank, हाँ so as to reach, find the distance moved by plank. तो plank कितना मूव कर चुका होगा तब तक? अब हुआ क्या, इतना तो समझ में आता है ना कि अगर इंसान राइट को आएगा तो प्लैंक लेफ्ट को जाएगा ही जाएगा। अब ये प्रॉब्लम वेलोसिटी की नहीं है, ये प्रॉब्लम ये कह रहा है कि ये इतना मूव कर रहा है तो ये कितना मूव करेगा। तो इसको मोमेंटम कंजर्वेशन से नहीं जाओगे आप इसी पर एक आर्गुमेंट पेश करोगे कि भाई पहले सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर था और कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। अच्छा कोई अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी,
until उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। तो सिस्टम के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है ना। अगर इंसान और ये प्लैंक का सिस्टम मान लेता हूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ठीक है। जो बातें न्यूटन के पहले लॉ ने कही थी वही तो है। इनफैक्ट सेकंड लॉ भी यही कहता है, F = dp/dt। तो भाई पहले मोमेंटम, अगर आपका शुरू में मोमेंटम ही नहीं है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो P कांस्टेंट हो गया ना। एक्सटर्नल फोर्स है नहीं तो P कांस्टेंट हो गया। P कांस्टेंट होने का क्या मतलब हो गया, मास तो कहीं जा नहीं रहा है, V कांस्टेंट हो गया ना। V कांस्टेंट होने का क्या मतलब हो गया, पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो रहेगा, तो यानी सेंटर मास अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये सिनेरियो रहेगा इसमें, तो सेंटर मास अपनी जगह से नहीं हिलना है। ऐसी प्रॉब्लम को कैसे डील करोगे, हाँ, कहानियां देखो। एफ एक्सटर्नल सिस्टम पर, अच्छा हाँ, अगर इंसान के लिए बोलूं प्लैंक के लिए बोलूं, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा प्लैंक और इंसान के बीच में तो चलेगा कैसे, विदाउट फ्रिक्शन आप मूव ही नहीं कर पाओगे। आइस पर कभी मूव कर पाओगे क्या, परफेक्टली स्मूथ है, आप अपनी जगह से हिल कर दिखा दो, नहीं हिल पाओगे। तो अगर यहां से यहां चल रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, प्लैंक और इंसान के बीच में तो फ्रिक्शन है, प्लैंक के ऊपर की लेयर और इंसान के पैर के बीच में फ्रिक्शन है, तब वो चल पा रहा है। लेकिन वो सिस्टम के लिए इंटरनल है, वो इंटरनल फोर्स बन जाएगा। एफ एक्सटर्नल सिस्टम पर, सिस्टम की बात करें तो जीरो है, जीरो है, यानी P कांस्टेंट हो गया है, P सिस्टम का कांस्टेंट हो गया है। वही कहानियां बार बार दोहरा रहा हूं। ये कांस्टेंट हो गया मतलब VCM जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो गया है, ठीक है, ये हो जाएगा। सिंस VCM इनिशियली जीरो था, इसका मतलब है VCM फाइनली भी जीरो रहेगा। दैट इज सेंटर ऑफ मास will not move from will not move from its location, from its location, ठीक है। चलो, अगर इतनी भी कहानी समझ में आती है उसके बाद भी सॉल्व करना इतना आसान प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कहीं तो ओरिजिन मानना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास वगैरह ये सब निकालोगे आप। तो देखो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे डील करोगे, सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास निकाल लो। लेट्स से ये है आपकी सिनेरियो, यहाँ के हिसाब से सेंटर ऑफ मास निकाल लो, इसको x की वैल्यू 0 मान लो। तो यहाँ से आप पहले एक्सियम निकालने जाओगे, एक्सियम निकालना आता है आपको, कैपिटल M इंटू 0, 80 इंटू 0, 80 इंटू 0 प्लस सिस्टम का सेंटर मास 50 इंटू 5 अपॉन 80 प्लस 50। ये सबको समझ में आया क्या, सेंटर मास कैसे निकाल रखा है, M1 x1 प्लस M2 x2। प्लैंक के लिए क्या लिखोगे, 50 इंटू 5, यहाँ पर आपने x0 मान रखा है तो सेंटर मास यहाँ की साइड निकल के आ रहा है आपका, कितना निकल के आ रहा है ये, 25 अपॉन 13, 250 और 130, हाँ इतना मीटर पे आ गया, ठीक है। कितना आ रहा है, 2 के राउंड आ रहा है, हाँ ठीक है, उसके नजदीक होगा, क्योंकि इसका इंसान का तो यही है, प्लैंक का बीचों बीच है। प्लैंक का मास, इंसान का मास ज्यादा है तो थोड़ा सा 2.5 के भी इधर रहेगा, 2.5 के थोड़ा सा इधर रहेगा, ठीक है। ये जो भी निकल के आ गया, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं निकल के आ गया है, ये कहीं सेंटर ऑफ मास है। इंसान यहाँ था, ये मिड पॉइंट यहाँ कहीं था, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ रहा है, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास है। अच्छा, फाइनल सिचुएशन क्या होने वाली है, फाइनल सिचुएशन में इंसान मिड पॉइंट पर आ जा रहा है। अगर इंसान मिड पॉइंट पर आ गया तो एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास कहाँ रह जाएगा फाइनली सिचुएशन में, क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इंसान भी यहीं पर आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए, इंसान भी बीचों बीच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो क्यों, क्योंकि दोनों का सेंटर अब वो बीचों बीच है, तो हमें इन दोनों का पता चल गया ना। अगर वो बीचों बीच खड़ा है
तो भाई सेंटर मास यहीं पर आएगा, दोनों पार्टिकल का मास एक ही जगह पर आ गया है, तो सेंटर मास यहीं कहीं यहीं पर रहने वाला है, और पहले यहां था तो ये इतना आ जाएगा। कई बातें, चलो और तसल्ली से समझते हैं इसको। ये वाला अगर क्लिक कर गया तो बहुत बढ़िया है, फिर तो खाली कैलकुलेशन ही है, इधर उधर कर लोगे आप, हिसाब किताब लगा लोगे, कुछ तो जुगाड़बंदी लगाओगे कि भैया ये डिस्टेंस है आपका कितना, ये हो जाएगा 5 मीटर, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो पता चल गया कितना शिफ्ट कर गया है वो, इतना आगे कितना शिफ्ट हो गया, इतना आ जाएगा। ठीक है, आंसर तो इसके हिसाब से अगर देखोगे तो 5 माइनस 25/13। तो सेंटर मास क्या था इसका, मिड पॉइंट जो होगा, जितना मिड पॉइंट आगे आया होगा उतना ही तो ये आगे आया होगा, तो ये आप निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, 5 है, 25/13 है, तो इतना प्लैंक इधर को आया है। चलो मान लिया, ऐसा आपको क्लिक नहीं किया। एक कहानी तो है अपने पास, लेट से प्लैंक आ रहा है और ये आ गया आंसर, आंसर ये आ जाएगा, और लेट से प्लैंक इधर को डिस्प्लेस हो गया है, प्लैंक आया है, प्लैंक इधर को x0 डिस्प्लेस हुआ है। इंसान कितना हुआ है, इंसान इधर को 50 गया है, इधर को 5 मीटर जा रखा है, इधर को 5 मीटर जा रखा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हो 5 मीटर, वो कह रहा है स्टार्ट टिल इट रीच द मिड पॉइंट ऑफ द प्लैंक, प्लैंक के मिड पॉइंट पर रीच कर रहा है, तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में वो 5 चला हुआ है, ग्राउंड फ्रेम में वो x0 भी चलेगा कि नहीं चलेगा, बताओ। इतना समझ में आया क्या? मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया ये x0 मूव कर रहा है इधर को, ठीक है, इंसान 5 चल रहा है, 5 क्या है, ये रिलेटिव टू प्लैंक है, रिलेटिव टू प्लैंक उसने 5 ही चला होगा, ठीक है। अब आपको ये पता है सेंटर मास अपनी जगह से नहीं हिलने वाला है, यानी डेल्टा एक्सियम वाली कहानी याद है आपको, डेल्टा एक्सियम कितना हो जाता है, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, ऐसी हमने प्रॉब्लम करी थी अपॉन m1 प्लस m2। डेल्टा एक्सियम होने वाला है 0, डेल्टा एक्सियम होने वाला है 0, m1 लेट से इसको मान ले तो 80 किलो वाले के लिए क्या हो जाएगा, 5 आगे गया है, x0 पीछे जा रखा है, इसके लिए 50 किलो वाले के लिए क्या हो जाएगा, पीछे को आ रखा है, ये हो गया अपॉन 80 प्लस 50, ये तो चले जाएगा 0 में। ये ज्यादा बेटर अप्रोच है, ये हमेशा लग जाएंगी आपकी। अगर मान लो एक और इंसान होता है यहाँ, वो भी आ रहा है इधर को, तो भी कर लेते, प्लैंक को मान लो कहाँ को आ रहा है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में ये भी यहाँ मिड पॉइंट पा रहा है, ये भी मिड पॉइंट पा रहा है, तो उसके लिए दूसरे वाले इंसान के लिए क्या होता, 5 तो आता था, बाकी प्लैंक भी इधर को आ चुका है, तो 5 प्लस x0 हो जाता उसके लिए इधर को। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हो आप। कितना हो जाएगा, 8 80 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 130, ये आ जाएगा आपका x0, इतना मूवमेंट हो चुका है इसका, 8 पंजे 40, 40/13, यहाँ से भी वही आ रहा है क्या, 13 पंजे 65, 40/13, ये भी 40/13 आ हाँ रहा सर। होगा। अरे ये समझ में आई कहानी, ये वाला सेकंड वाला प्रोसीजर समझना ज्यादा जरूरी है, कैसे अप्रोच कर रखी है। मैं मान लिया कि अरे जैसे अभी तक वेलोसिटी पे लेके चल रहे थे वैसे ही तो कर रखा है मैंने, सेम वही तो है, ठीक है। उसमें क्या होता था, यही चीजों में पर सेकंड लगा दो, पर सेकंड लगा दो, पर सेकंड लगा दो, वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता हो, तो सेम कहानी इस बार पर सेकंड नहीं है, तो ये चेंज पर कन्वर्टेड है प्रॉब्लम। तो इंसान के लिए दोनों हो जाएगा, इंसान के लिए दोनों की कहानी चलेगी, 5 आगे को गया और प्लैंक पीछे को आ रहा है, तो उस पर नेट 5 माइनस x0 किया आगे को।
अरे बोर्ड वोर्ड का तुम्हें भी पढ़ना है तो वहां बोल देना ना उनको, सर को बोल देना, जो भी आपके कौन मैनेजमेंट पर जो भी देखते हैं आपके, उनको बोल देना। AP1 वालों के साथ ही पढ़ लेना ना, अगर तुम्हारी क्लासेस नहीं हो रही हैं तो। AP1 की वैसे भी 2 से 4 होती है जब भी होती हो बोर्ड वाली क्लास, तो उसी में पढ़ लेना आप लोग भी। सर कौन से डेज पे होती है उनकी क्लास? यार एस तो फिक्स नहीं है। अभी जैसे कल हुई थी उनकी, कल 2 to 4 हुई थी उनकी। सर तो हमें कैसे पता चलेगा कि बोर्ड की क्लास होने अरे वाली है? तो तभी तो मैं कह रहा हूँ उनसे बोलना ना, अगर आपको बोर्ड की क्लासेस तुम्हारी शेड्यूल होनी है तो उनको बोलना। अपने जो भी क्या है तुम्हारा, कौन देखता है वहाँ, रमेश सर देखते हैं क्या? शायद पनवेल में तो वो देखते होंगे। हाँ सर। तो उनको बोलना कि अगर वो चाहिए बोर्ड वोर्ड की क्लासेस चाहिए तो सर को बोलना। चर्च गेट में कोई और देखता होगा शायद, AC2 वालों को। वहाँ अकबर सर हैं क्या? हाँ सर। हाँ तो उनको बोलना अगर चाहिए तो। सर पर हम लोग का कॉलेज का लेक्चर रहता है 2 to 4। डेली? हाँ सैटरडे तक रहता है 11 to 3, 11 to 3 या 3:30 तक। अच्छा, मतलब मंडे टू सैटरडे डेली रहता है क्या? हाँ सर। अच्छा, तो फिर तो कोई जुगाड़ ही नहीं है ना उसमें। तो यहाँ तो कह देना, मैं नहीं तो कोई और पढ़ा देगा उसमें, नहीं तो उसके वीडियोस भी अपलोड होते ही हैं बोर्ड का। उसमें मैं उसमें खाली बोर्ड लाइक पढ़ा रहा हूँ, फ्लूट तो मैंने अच्छी खासी पढ़ा दी थी। सरफेस टेंशन वगैरह मैंने बोर्ड के लाइक पढ़ा रखा है। बाकी थर्मोडायनेमिक्स चालू कर रखी है अभी, तो वो भी बोर्ड के लाइक ही पढ़ा रहा हूँ। देखो और रिकॉइल ऑफ गन सुना है क्या? रिकॉइल ऑफ गन का कॉन्सेप्ट सुना है आपने? सुना ही होगा, है ना? गोली चलती है तो पीछे को आता है। NCC के कैंप में कभी गया था मैं, तब वो 303 चलती थी तब ना, .22 एक राइफल होती है, उससे शूटिंग वूटिंग करी थी हमने भी कभी। तो वहां पर बताते थे वो, यहाँ होता है कुछ, ये होता है ना बीच में, ये हड्डी के और यहाँ के बीच में फंसानी होती है राइफल, क्योंकि वो झटका आता है पीछे को। वो झटका जो आता है उससे, अभी तो ये तो हल्की है .22 303, ये तो पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं 303। .22 तो और भी कम होती है, वो सलमान खान इस्तेमाल करता था जो, ठीक है। तो वो वाली होती है .22, चाइल्ड वाली होती है वो, सलमान खान तो कोई और करता होगा शायद। तो वो था। तो यहाँ पर जो होता है वो बीच में रखते हैं ताकि जब उसका पीछे को इफेक्ट आए, पीछे को इम्पल्स पड़े, इम्पल्स अभी शब्द हम बोल तो दिया है लेकिन वो अगले लेक्चर का है शब्द, तो झटका पड़े, तो अगर मास रहेगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। अगर सीधे हड्डी पर पड़ा, हड्डी तोड़ भी लेता है, जैसे मशीन गन वगैरह होंगी आपकी जो तगड़ी वाली होती हैं, उनमें तो पीछे को बहुत तगड़ा रिकॉइल आता है, ठीक है। तो वहां पर तो और संभल के करना पड़ता है। लोग तो वो तो क्या होता है वो बड़ा वाला टॉर्पेडो वर्पेडो क्या होते हैं वो चला देते हैं, खतरनाक वाले भी चला देते हैं भाई यहाँ पर रख के, तो उसमें तो सोचो कि लॉन्चर। हाँ रॉकेट लॉन्चर। लॉन्चर। हाँ हाँ, तुम्हें भी रियल लाइफ से नहीं पता चला, तुम भी बहुत वो खेल रखो लगता है गेम वगैरह है तो। GTA 5। हाँ देखो, पढ़ने को नहीं, हाँ GTA 5 YCD के नाम से आता था पहले हमारे टाइम पर, तो कुछ और भी होती थी नौटंकी। चलो देखो, तो उसकी बात है। तो रिकॉइल ऑफ गन में क्या होता है, रिकॉइल ऑफ गन का कॉन्सेप्ट अगर हम रिकॉइल ऑफ गन पे बात करें,
एक आती है मजल स्पीड, रिकॉइल ऑफ गन पर अगर हम बात करें, ठीक है, ये हो गई बंदूक आपकी, ठीक है। अब क्या किया आपने, आपको दी जाती है जो बुलेट निकल ली है इसकी, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी u है, तो ये पीछे को आएगी v वेलोसिटी से, इसका मास मान लो कैपिटल M। u को बोला गया है मजल स्पीड ऑफ बुलेट, दिया होगा मजल स्पीड ऑफ बुलेट, ये आपको u दे रखी होगी। मजल स्पीड का क्या मतलब होता है, रिलेटिव स्पीड, स्पीड ऑफ बुलेट रिलेटिव टू गन, ठीक है। तो मजल स्पीड का यहाँ पे मजल होता क्या है, मजल होता है उसका जो बैरल होता है, इसको बोलते हैं मजल। तो इसके रिस्पेक्ट में जो स्पीड निकल रही है वो ये होती है। तो अब इसमें भी क्या होता है इनिशियली, ठीक है, इनिशियली आपसे पूछ रहा होगा व्हेन बुलेट इज फायर्ड फाइंड द रिकॉइल स्पीड, व्हेन बुलेट इज फायर्ड find the recoil speed, find the recoil speed of gun, ठीक है। तो भाई इसको कैसे करोगे, भी इनिशियल तो था 0, क्यों 0, शुरू में बंदूक रुकी हुई है, सिस्टम में कौन ले रहे हो आप, सिस्टम में ले रहे हो बुलेट और इसको, गन को, बुलेट अंदर ही थी, सिस्टम रुका हुआ है। फाइनली क्या हो जाएगी, फाइनली क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो आपने हाथ पाथ खाली होल्ड कर रखा है और, ठीक है, तो जैसे ही वो आपका झटका पड़ता है, उसका निकलना पीछे को आना, हाथ का जो फोर्स है वो ऑलमोस्ट, हम जस्ट आफ्टर की बात होती है यहाँ पर, जैसे ही बुलेट निकली वैसे ही उसके तुरंत बाद कितनी स्पीड होगी, ऑल्दो उसके बाद तो जब जो रिकॉइल करेगा इवेंचुअली तो रुकना ही रुकना है क्योंकि आपने हाथ से फोर्स लगा रखा है, तो जस्ट आफ्टर की बात होती है। फाइंड द रिकॉइल स्पीड वो होती है जस्ट आफ्टर, जैसे बुलेट फायर हुई वो पीछे कितने से निकला होगा, गन पीछे कितने से आई होगी, क्योंकि इवेंचुअली तो आपका हाथ रोकेगा ही उसको, ये होता है ना, यहाँ पर आगे रोक देता है, आपने फायर किया तो पीछे को आगे रोक दिया उसने हाथ को, तो इवेंचुअली तो रुकना है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन जस्ट आफ्टर, रिकॉइल स्पीड हमेशा जो होती है वो जस्ट आफ्टर बुलेट इज फायर्ड, तो उसमें हाथ वाथ का एकदम फोर्स नहीं आता है, तो उसमें आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो जस्ट बाहर के लिए, क्योंकि शुरू में ही आप वो थोड़ा ना होल्ड करते हो बाहर, ऐसे फोर्स थोड़ा लगाए हो, तो आप खाली होल्ड किए होते हो उसको ताकि वो नीचे ना गिरे, यही तो होता है, ऐसे तो होल्ड कर रखा है आपने। लेकिन जैसे बुलेट फायर हुई, पास नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हाथ के पास नहीं रखोगे कहाँ रखोगे फिर, है जमीन पर भी रखा होगा, जमीन से अगर कर रहे हो तो भी जस्ट आफ्टर की बात होती है, हाँ तो शोल्डर पे ही रखते हो, ठीक है, अरे हाथ के पास ये शोल्डर पर तो लगा के ही रखते हो उसको, ठीक है, वो तो खाली बस क्या बोलोगे उसको, अब शोल्डर अगर फोर्स लगा ही रहा होता तो आगे को नहीं चले जाता, नेट फोर्स तो अभी बैलेंस है शुरू में, ठीक है, स्टेबल ही तो है वो, तो यानी अगर ऐसे करके रुकी हुई है बिफोर फायरिंग, यानी नेट फोर्स तो अभी 0 ही है सिस्टम पर, तो जैसे वो फायर होगी उसके जस्ट बाद में क्या होगा, कंधे का फोर्स एकदम नहीं आता एक्टिंग पर, एकदम मतलब तुरंत जैसे बुलेट निकली है थोड़ी सी देर में आएगा, थोड़ी सी देर भी बहुत जल्दी होता है वैसे वो देखा जाए तो, क्योंकि एकदम तेजी से निकलेगी गन तो उतने में ही आपको सब कुछ एडजस्ट करना होता है, बॉडी एडजस्ट करनी होती है, तो वो है। लेकिन आप लगा सकते हो, आप फ्री मानते हो इसको लगा सकते हो। अच्छा इस पर दूसरी प्रॉब्लम भी बनती है, ये हम फ्री स्पीड मान के चलते हैं रिकॉइल स्पीड कि भैया कोई फोर्स वोर्स नहीं लग रहा, अगली प्रॉब्लम आपको मिलेगी 2004-5 में आ रखी है 12 में, वो इतनी बुलेट फायर करता है इतने सेकंड, तो उसको कितना फोर्स लगाना चाहिए उसको रोकने के लिए, वो वाली प्रॉब्लम बाद में करेंगे। तो पी फाइनल कितना हो जाएगा एम, अब जरा ध्यान देना मैंने आगे को पॉजिटिव मान रखा है, तो ये जो मजल स्पीड है वो रिलेटिव टू गन है, तो ये हो जाएगा u माइनस वी, बताओ होगा कि नहीं होगा, खाली वो u लेके थोड़ा ना जाएगा, वो इसके रिस्पेक्ट में है तो ये पीछे को v से आ रहा होगा, तो आगे वो कितने से जाएगा m u माइनस वी से, प्लस m माइनस वी, आप देखोगे यहां से तो v कितना निकल के आ जाएगा, v निकल के आ जाएगा m u अपॉन m प्लस कैपिटल M,
अगर उसने मजल स्पीड नहीं दे रखी है, उसने कह रखा बुलेट इज फायर्ड एट अ स्पीड ऑफ इतना, सीधा बोल रहा है, तो फिर वी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, यही आएगा वी, यहाँ नहीं आएगा। सिंपल बोल रहा है बुलेट इज फायर्ड एट 20 मीटर पर सेकेंड, उसने ये नहीं बोल रखा है कि द मजल स्पीड ऑफ बुलेट इज 20 मीटर पर सेकेंड, सिंपली बुलेट इज फायर्ड एट 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये खाली 20 मीटर पर सेकेंड से हो गया। लेकिन अगर मजल स्पीड बोल रहा है तो 20 आगे को है, वी पीछे को है। मेरे ख्याल से अंडरस्टूड होगा। हाँ, तो ये आपका रिकॉइल स्पीड ऑफ गन हो गया। कल के दिन में मान लो उग्रवादी जॉब अब नहीं मिलेगी, उग्रवादी बनोगे, कंधा मत तोड़वाना, ठीक है? कम से कम बंदूक चलानी तो आनी चाहिए। अल्लाह उग्रवादी बने, उग्रवादियों में भी बेइज्जती करा के आ गए, यहाँ तो बेइज्जती करा ही रहे हो। वहां आगे पहली बार बंदूक चलाई, कंधा तोड़ दिया अपना। आर्मी में जाने वाली तो तुम्हारी कंडीशन लग नहीं रही है, हैं? जाते हैं महाराष्ट्र के कुछ लोग, यहाँ से पंजाब से बहुत दिख जाते हैं, राजस्थान दिख जाता है, उत्तराखंड के दिखते हैं काफी, बाकी उधर के भी ईस्ट वाले भी कम ही दिखते हैं, ऊपर के स्टेट वाले काफी जाते हैं आर्मी में। तुम्हारे जाते हैं क्या? यहाँ से मुंबई से तो कोई नहीं जाता होगा। चलो चलो लिखो, फटाफट लिखो इसको। ठीक है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आता है, अब ये मोमेंटम कंजर्वेशन पर भी नहीं है, ठीक है? projectile is fired, a projectile is fired, it explodes in air into masses m1 and m2, into masses m1 and m2. They fall on ground as shown in figure. They fall on ground as shown in figure. तो फिगर के हिसाब से कर लेते हैं। देखो बाकी कहानी में फिगर में एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कोई पार्टिकल था, इसको लॉन्च किया आपने, यू वेलोसिटी से लॉन्च कर रखा है, ये है थीटा, ठीक है? मिड कहीं यहां पर आके मान लो दो टुकड़ों में टूट गया है, तो एक टुकड़ा तो ऐसे करके गिर गया, एक टुकड़ा ऐसे करके गया, लेट से m1 वाला उधर को चले गया, m2 वाला यहां को गिर गया है, ठीक है? m1 वाला यहां को चले गया, m2 वाला यहां को चले गया। अब ये कहानी हो गई है, ठीक है? वाले भी तो ऐसे सिनेरियो हो गया, ये मिड एयर में फूटा, दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। लेट्स से ये डिस्टेंस है आपका, ये दे रखा है उसने L1 बोल दो, ठीक है? ये वाला L2 बोल दो। चैनल अब इसको प्रॉब्लम क्या है, इसको इसमें ही सॉल्व कर ले रहा हूं। आपसे वो कहता है पहला टुकड़ा यहां गिरा तो दूसरा टुकड़ा कहां गिरेगा, ठीक है? अब ऐसी प्रॉब्लम में क्या होता है, देखो अगर वो मिड एयर में फूट भी रहा है तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो वैसा ही पाथ फॉलो करेगा जैसे कर रहा है। क्यों? सेंटर ऑफ मास ऐसे ही चलेगा, ये यहां गिरा है, ये यहां गिरा है, तो मैं कह सकता हूं सेंटर ऑफ मास यहां गिरेगा। क्यों?
क्योंकि जो फूटना होता है, बम का फूटना इंटरनल फोर्सेस के कारण होता है। एक्सटर्नल के नाम पर सिर्फ ग्रेविटी चल रही है। तो कल के दिन में वो पहले एक साथ थे, टूट भी गए हैं, लेकिन चल अंडर ग्रेविटी ही रहा है। एक्सेलेरेशन लगातार कांस्टेंट चल रहा है, जी के अंदर ही चल रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास का तो अभी भी सेंटर ऑफ मास क्या है, इन दोनों का सेंटर, वो तो स्टिल वैसे ही चलेगा। जो फूटा है, जो एक्सप्लोजन हो रखा है, वो इंटरनल फोर्सेस के कारण होता है। तो उससे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम की ट्रेजेक्टरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? अब आपसे पूछता है फाइंड L1, L1 गिवन होता है, L2 पूछता है, वो ये पूछता है। अब इसमें देखो, सिंस explosion is due to internal forces, hence center of mass will move as it was supposed to move under external force, जो कि यहां पर ग्रेविटी है, जो कि यहां पर ग्रेविटी निकल के आ रही है। अंडर एक्सटर्नल फोर्स, जो कि ग्रेविटी निकल के आ रही है। इंक कम हो रही है यार इसमें, देखो ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या? लिखना, एक ऊपर से लिखना पड़ेगा इसके। अरे दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास वैसे ही चलेगा जैसे उसको चलना चाहिए था। सेंटर ऑफ मास अपनी लोकेशन चेंज, वो अपनी ट्रेजेक्टरी नहीं चेंज करेगा। लिखो क्वेश्चन को, लिख लो आप, क्वेश्चन लिखो। ये हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपनी ट्रेजेक्टरी नहीं करेगा, और इट वाज सपोज टू मूव, दैट इज लेट्स से, दैट इज center of mass will fall at u square sin 2 theta upon g। बताओ, सेंटर ऑफ मास तो वैसे ही गिरेगा जैसे उसको गिरना चाहिए था। तो यानी आपने ये इस पर बात करें तो सेंटर ऑफ मास यहां गिर जाएगा, m2 यहां गिरा, m2 फाइनली यहां गिरा है, m1 फाइनली यहां गिर रखा है। इसको अगर ओरिजिन मान लेता हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, जो कि x सेंटर ऑफ मास है, जो कि आपका सेंटर ऑफ मास है। गायब हो रहा है क्या? चलो पीछे कर लेते हैं। अरे 6 बज गए हैं, ठीक है, लिख लो इसको, आखिरी है बस। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आखिरी है, 2 मिनट की बात है। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास है, जो कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अरे यार, इसको m2 बना दिया, ठीक है। अब जिस हिसाब से डायग्राम बनी गया है वैसे लिख लो, नहीं तो इसको L2 मान लो, इसको L1 मान लो। तो m1 L1 m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये एक्सप्रेशन समझ में आया क्या? यहाँ पर से कभी कुछ अननोन देगा, कभी कुछ अननोन देगा, एक देगा, एक की लोकेशन देगा, एक को निकालने को कहेगा। और ये जितने भी क्वेश्चन करा रखे हैं सारे मेंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, सारे मेंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। कुछ एडवांस में भी आ सकता है, एडवांस के लिए इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। कहानी आई बात समझ में? अगर एक्सटर्नल फोर्स है, मोमेंटम कंजर्वेशन तो नहीं लगा पाओगे आप, पहली बात तो यह है।
लेकिन क्या हो रहा है, जैसा उसको जाना चाहिए था, ये ऐसे गया या ऐसे गया, किसी भी इंस्टेंट पर देखो, किसी भी इंस्टेंट पर सेंटर मास यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ठीक है। तो ग्राउंड पर जब भी गिरेगा, ग्राउंड पर जब भी गिरेगा ये सिनेरियो हो जाएगा, सेंटर मास अपना वैसे ही पाथ फॉलो करते हुए चलता है। ये आज का आखिरी है, लिख लिया है तो आप जा सकते हो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बाय सर। ये देखो, ये देखो, कौन सी स्पीड से निकल लो भाई सर्वेश, अरे सर्वेश देखो, नहीं, हाँ 12 तक, क्वेश्चन नंबर 12 तक, और एग्जाम्पल में 15 तक, ठीक है। मिसलेनियस के 12 तक, मिसलेनियस 12 तक ये अटेम्प्ट कर लेना। बाकी जहां तक रही एक्सरसाइज की बात, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब बेइज्जती होगी लेकिन हो जाएंगे कुछ कुछ, ठीक है। सेंटर मास आपका अगर मैं डिफिकल्टी लेवल पे बोलूं तो ये मैं इसको शायद थर्ड डिफिकल्ट टॉपिक मानूंगा मैं पूरे फिजिक्स का, 11 12 मिला के, ठीक है। पहले पर तो रोटेशन ही रहता है भाई, वो बॉस है, इसके अगला वाला जो आएगा। दूसरे पे आप कुछ लोग उसको ले लेते हैं, एसएचएम को, कुछ इसको लेता है, डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लगातार अगर शुरू से मोमेंटम बनाते हुए चल रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, रोटेशन पर जाके पीक आता है। आज वाले क्वेश्चन अगर समझ में आए हैं तब जाके वो टेक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप ढंग से कर पाओगे। इनफैक्ट अटेम्प्ट तो कर ही लेना अगली क्लास तक, और हल्के में मत लेना। इसमें तो एक्सरसाइज 1 भी कर लो, वो भी बहुत हो जाएगी, ठीक है। एक्सरसाइज 1 से ही जेईई मेन के क्वेश्चन उठ रहे हैं, अब मान के चलो आप जेईई मेन का प्रीवियस ईयर देख लेना, तो एक्सरसाइज 1 लेवल के टाइप के क्वेश्चन है। सेक्शन ए, बी और सी। चलो बहुत है इतना आज के लिए, निकलो निकलो फटाफट निकलो।